Hello students, a very good morning all of you and welcome back in my political science class. And student, today we will continue our topic and this topic is last topic of the chapter, major key features of Indian constitutions. In the previous video we have already discussed about the major sources and various sources of various countries. हमने क्या क्या चीज़ कहाँ से क्या अडॉप्ट किया, साउथ अफ्रीका से क्या लिया, यूएसए से क्या लिया, यूके से क्या लिया, आयरिश से क्या लिया, वो सब हमने डिस्कस किया। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि भी आज की डेट में अगर देखते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या विशेषता है, क्या खासियत है, क्या उसमें दिया गया है जो हम उसको पढ़ें, उसको स्टडी करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानें। So there are many major key features or characteristics in our Indian constitutions, but here we will discussing the major key features of Indian constitution just like 8 points. और आपके बुक्स में और भी फंक्शंस हैं, उसको भी आप क्या करेंगे, राइट डाउन इन योर फेयर कॉपीज। तो हम पहली चर्चा करते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमें गर्व होना चाहिए इस बात का कि हमारी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि भाई बताइए किस देश का संविधान सबसे बड़ा है वर्ल्ड में, तो बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, बी प्राउड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इतने सारे आर्टिकल किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगर हम देखते हैं ये लार्जेस्ट क्यों है, तो देखिएगा लार्जेस्ट के पीछे कारण क्या है कि हमारे यहाँ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वर्णन किया गया है, डिस्क्रिप्शन मिलता है, उसी में स्टेट गवर्नमेंट का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं, सबका डिस्क्रिप्शन उसी कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, तो हमारा आंसर होगा 395 आर्टिकल टोटल। आज भी यही है, स्टार्टिंग में भी यही थे, लेकिन क्या होता है इसमें जब सब टॉपिक पढ़ जाते हैं, जैसे इसी में 1 2, जैसे मानिए आर्टिकल नंबर 12 में 1 2 3 करके जोड़ दिया, तो इस प्रकार से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ये नियर अबाउट यानी 450 बैठेंगे। लेकिन आज भी ये जो अपना मूल आर्टिकल है वो हमारे उतने ही हैं, 395। फिर इसमें क्या है, 12 शेड्यूल है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में नहीं आया 26 जनवरी 1950 का, अगर हम शेड्यूल देखते हैं तो उस समय देयर आर ओनली 8 शेड्यूल्स। उस समय केवल 8 शेड्यूल्स थे, देयर वर ओनली 8 शेड्यूल इन दैट टाइम्स। आज क्या है, 12 शेड्यूल है, 395 आर्टिकल्स हैं। इन दिस वे आवर कॉन्स्टिट्यूशंस बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट है parliamentary forms of government. In the previous video we have already discussed about UK is also known as the mother of parliament. सबसे पहली जो पार्लियामेंट बनी वो कहाँ पे थी, यूके में। यूके को ही पार्लियामेंट की मदर कहा जाता है। हमने क्या किया, वी एडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम यूके। इसमें क्या होता है कि इसमें पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है, एक लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा होता है। तो 3 पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट विच प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जब हाउस पूछेगा कि हाउस कितने होते हैं पार्लियामेंट में, तो ओनली 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म भी जो है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, यूके से, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर फ्रॉम 12 to 35। फ्रॉम 12 याद रखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक किस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए, द फंडामेंटल राइट्स बी एडॉप्टेड फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे यहाँ अमेरिका की संविधान में बिल ऑफ राइट्स एक्ट पारित किया गया, उसमें राइट्स के बारे में बताया गया और वहीं से हमने फंडामेंटल राइट्स को क्या किया, अडॉप्ट किया, जो आर्टिकल नंबर 12 to 35।
स्टार्टिंग में जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन क्या होता है कि जब 1978 में 44 अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी क्या कर दिया जाता है, फिनिश कर दिया जाता है। एट ए प्रेजेंट टाइम वी हैव ओनली 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसमें क्या होता है राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लिबर्टी है। तो ये सब चीज़ें क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, 6 टाइप्स की फंडामेंटल राइट। ये भी क्या है की फीचर्स है। फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है वो फंडामेंटल राइट्स तो सब जानते भी मेरा अधिकार है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि ये मेरी ड्यूटी है, इट इज़ माई ड्यूटीज़। फिर क्या है, हमें अपने जो नेशनल फ्लैग है उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमें साइंटिफिक एप्टीट्यूड की ओर चलना चाहिए और हमें जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको सेव करना चाहिए। इस प्रकार से वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश के संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इस समय है, लेकिन स्टार्टिंग में जब इसको जोड़ा गया तो उस समय ओनली 10 थी। और ये कब जोड़ा हमारे देश के, जब हमारे देश का संविधान बना तब ये नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तब नहीं थी। इसको जोड़ा गया 42 अमेंडमेंट विच इज़ 1976 में 42 अमेंडमेंट होता है और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट कर दिया। फिर इसके बाद आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहाँ पे फंडामेंटल राइट 35 पे फिनिश होता है और फिर 36 से लेकर 51 तक हमारे यहाँ क्या दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जिसको हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि इसमें एक वेलफेयर स्टेट की बात कही जाती है कि भी हर गवर्नमेंट की एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने देश के सिटीजन्स को क्या दें, वेलफेयर सोसाइटी दें। भी जैसे क्या है एनवायरनमेंट, ग्राम पंचायतों की जो स्थापना की जाती है, जो भी प्रधानों के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव होते हैं, ये सब क्या जोड़ा गया ग्राम पंचायतों की। जब ओनली केवल ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत आर्टिकल नंबर 40 में वे नशे की जो चीज़ें होती हैं उसका भी निषेध बताया गया कि गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है कि वो इन सब चीज़ों को क्या करे, बैन लगा दे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो इनकम के सोर्सेस होते हैं वो यहीं से आते हैं, तो कुछ गवर्नमेंट तो इसको बंद कर देती है, कुछ नहीं कर पाती है। जो विडोज़ हैं उनके लिए पेंशन मिले, जो बिल्कुल गरीब है उनके लिए मकान भी गवर्नमेंट बनाती है। आपने गांव में देखा होगा लोगों को आवास बन जाते हैं। तो ये जितने भी वेलफेयर वर्क होते हैं वो सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताए गए। लेकिन ये करना और ना करना सरकार पे डिपेंड करता है, या जुडिशरी भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इनकम के सोर्सेस हैं गवर्नमेंट के तभी वो ये वर्क करते हैं। और हर गवर्नमेंट अच्छे से अच्छा वेलफेयर देना चाहती है, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन में उनको फिर से सपोर्ट चाहिए होता है वोटर्स का। नेक्स्ट आता है सिंगल सिटीजनशिप। ये सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है बेटा? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है एक ही नागरिकता। हम कहाँ के हैं? अगर कभी फॉर्म भरते हैं तो उस पर लिखा होता है सिटीजनशिप, तो हम लिख देते हैं इंडियन। क्यों लिखते हैं? इफ वी लिव इन एनीवेयर इन इंडिया, हम भारत में अगर कहीं भी रहते हैं, वेदर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कहीं भी रहते हो, लेकिन हम कहाँ के नागरिक माने जाएंगे? बी द पीपल ऑफ इंडिया। ये स्टार्टिंग में जो लाइन्स थी ये प्रियम्बल में थी, तो इसीलिए चाहे व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो तो वो किस नाम से जाना जाएगा, किस नागरिकता से जाना जाएगा? इंडिया की सिटीजनशिप से जाना जाएगा। कि हम यूपी में रह रहे हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, लेकिन हमारी नागरिकता कहाँ की है? इंडिया की है। आपको वोटर आईडी मिला होगा, आपको पैन कार्ड मिला होगा, उस पर क्या लिखा होता है भाई? भारत सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? क्योंकि भारत की नागरिकता हमारे पास है। यूएसए में हम देखते हैं तो वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है। एक तो वो व्यक्ति पूरे अमेरिका का सिटीजन माना जाता है, और जिस वो स्टेट में रह रहा हो, चाहे वो न्यूयॉर्क में रह रहा हो, कैलिफोर्निया में रह रहा हो, जहाँ रह रहा हो, वो उस स्टेट का भी क्या माना जाता है? सिटीजन। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में ट्रिपल सिटीजनशिप से वहाँ व्यक्ति पूरे स्विट्जरलैंड का भी सिटीजन है। फिर वो जिस कैंटन में रहता है, कैंटन क्या होते हैं? जैसे हमारे स्टेट हम राज्य कहते हैं, ऐसे स्विट्जरलैंड में जो वहाँ के स्टेट होते हैं उनको कैंटन बोला जाता है। तो एक तो वो वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, और उस कैंटन में भी वो जिस लोकेलिटी में, जिस सिटी में, जिस विलेज में रह रहे हैं वहाँ की भी उनको सिटीजनशिप मिलती है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में चाहे वो केरल का हो, चाहे कर्नाटक, मुंबई, आंध्रा, उड़ीसा, कहीं का भी हो, वो इंडिया का नागरिक माना जाए। ऐसा क्यों किया गया?
क्योंकि हमारे देश में इंटीग्रेशन बना रहे, एकता बनी रहे, क्योंकि डाइवर्सिटी को लिए हुए हम और हम भारतीय हैं, यही हमारे लिए गर्व की बात है। फिर आता है जुडिशरी। जुडिशरी को भी हम स्ट्रक्चर में लेते हैं तो जो सबसे टॉप लेयर पे आता है वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या आती है हाई कोर्ट जो स्टेट में, और हाई कोर्ट के बाद जो उस स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि इन सबका जो एक ही सिंगल जुडिशरी सिस्टम अगर हम बात करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में क्या होते हैं सर्टिफाइड होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के डिसीजन को पलट दे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को पलट दे। सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द जुडिशरी सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ही लास्ट इंस्टीट्यूट है, उससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं। नेक्स्ट आता है राइट टू वोट। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वयस्क मताधिकार अपनाया, आर्टिकल नंबर 325, 326, बिकॉज from the article number 324 is related the election commission of India. election commission of India 324 से शुरू होता है, और वह व्यक्ति जो 18 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर चुका है और जिसने कुछ कंडीशंस को कंप्लीट कर लिया हो, वो व्यक्ति क्या करेगा अपनी सरकार चुनने के लिए राइट टू वोट का यूज़ करेगा। और उसके लिए क्या मिलेगा, हम यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फीमेल हो, मेल हो, रिच हो, पुअर हो, कोई डिफरेंस नहीं है। हर व्यक्ति का एक ही वोट माना जाएगा और हर व्यक्ति को डेमोक्रेसी में क्या है राइट टू वोट मिला हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। In this video we have finished chapter number 1 constitutions why and how, और इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा और वो आप क्या करिए कॉपीज में लिखिए, उसको नोट्स बनाइए और फिर इसके बाद आप उसको लर्न करिए। थैंक्स।